नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं संजय शर्मा और हम आज आ पहुंचे हैं शंकर घोष, जो कि सीपीआईएम के एक नेता भी हैं और साथ ही सिलीगुड़ी नगर निगम के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव के सदस्य भी हैं। हम इनसे आज मिलने पहुंचे हैं कुछ राजनीतिक बातें करने और थोड़ी बहुत और भी जो इनके जो मुद्दे हैं सीपीआईएम के, उनसे संबंधित बात करने। नमस्कार शंकर दा। नमस्कार शंकर दा, पहले तो यही कहूँगा कि फिलहाल हमने देखा है सिलीगुड़ी में पिछले विगत कुछ दिनों में बहुत सारे हेवीवेट नेता आ रहे हैं हर दल के, मगर वहाँ आपके दल से अगर देखा जाए तो नगण्य है। आपके दल से कोई भी ऐसा हेवीवेट नेता नहीं आ रहा है। तो आप लोगों के लिए, क्या आपके सीपीआईएम के लिए सिलीगुड़ी का राजनीति कोई मायने नहीं रखता है, या फिर आप लोग के पास कोई हेवीवेट नेता नहीं बचा है? पहली बात तो ये है कि हमारे पार्टी जो पार्टी के साथ अब तुलना कर रही है, उसके सबसे बड़ी मूलगत जो डिफरेंस है वो है हमारे पार्टी नीति से चलता है, नेता से नहीं। हमारे पार्टी का यही सबसे बड़ी बात है कि हम नीति के आधार के ऊपर समाज के अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं। लोगों में एक विश्वास है कि नेता सब कुछ कर सकती है, कोई बदलाव ला सकती है, नेता के आधार पर उन्होंने वोट भी देता है। ऐसे हमने हमारे पार्लियामेंट इलेक्शन में भी देखा है कि मोदी जी को सामने रखकर बीजेपी ने वोट मांगा, असेंबली में ममता बनर्जी को सामने रख के वोट मांगा। लेकिन बाद में क्या हुआ? 2014 से 2019-20 तक आज सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार चल रही है। हमने देखा है कि एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हो, हमारे जीडीपी के हिसाब से हो, देश को जो आगे बढ़ने की बात कही गई थी, चाहे 2 करोड़ बेरोजगार को रोजगार देने वाला बात हो, ऐसे बहुत सारे प्रोमिसेस किया गया है, लेकिन वो कभी वास्तव में नहीं हुआ। साथ में आपने देखा कि इधर वेस्ट बंगाल की आप पॉलिटिक्स को देखिए कि एक लीडर के सामने रखते हुए आज ऐसे टाइम आ गया तृणमूल के, हर दिन कोई ना कोई नेता जिसको सामने रख के वोट मांगे थे उसके खिलाफ बोल रही है कि ये एक नाकाम सरकार चल रही है। नेता कभी किसी हालात को बदल नहीं सकता है, नीति बदल सकती है। तो उस नीति के आधार से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। और साथ में हमारे पार्टी पैंडेमिक के बाद हमारे जो रैलियां हुई है, आप देखेंगे कि शायद अक्टूबर महीने में हम लोग पहले रैली किया, वो सबसे बड़ा रैली हुआ इधर। जिस पार्टी से आप जिससे भी पूछ लीजिएगा, कांग्रेस, बीजेपी, तृणमूल, सभी पार्टी से पूछिए, सबसे ज़्यादा रैली हमने सिलीगुड़ी शहर के अंदर सबसे बड़ा रैली किया। उसके बाद छोटे बड़े हमने बहुत सारे रैलियां कर रही है। पैंडेमिक के सिचुएशन में तो बहुत सारे पाबंदियां हैं, उस पाबंदियों को मायने देते हुए, उसको मान्यता देते हुए हम लोगों का पार्टी का जो मीटिंग इत्यादि है वो रेस्ट्रिक्टेड था। धीरे धीरे हमारा जो लीडर लोग है वो भी आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इधर अशोक भट्टाचार्य है, वो पार्टी का राज्य सेक्रेटेरिएट मेंबर है। उत्तर बंगाल चाहे पश्चिम बंगाल के अंदर जो लेफ्ट लीडर्स की बात कहा जाता है, उसमें उनका चेहरा सबसे आगे आता है। तो वो तो खुद इस जगह पे है। तो हम लोग कभी ऐसा नेता का लिए तो पार्टी किया नहीं, नीति के लिए पार्टी करते हैं, उसी के आधार पर हमारे पार्टी चल रही है। शंकर, नेता और नीति की बात आप कर रहे हैं, तो नीति की बात अगर करें तो अगर मान लीजिए, चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि नेता को आप लोग प्राथमिकता नहीं देते हैं, मगर नीतियों की अगर बात करें तो नीतियों में ऐसी क्या नीतियां, क्या मुद्दे हैं आपके पास, आप लोगों के पास, माने आपकी पार्टी के पास, जो आगामी चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कभी भी हो सकते हैं उनका आगाज, उसके लिए क्या मुद्दे हैं आपके पास? देखिए, मैं थोड़ा पॉलिटिक्स के वर्कर होने के नाते, स्टूडेंट्स होने के नाते मैं थोड़ा दिक्कत में आ जाता हूँ, क्योंकि मेरा सोच ऐसा लग रहा है कि 2011 तक
हमने जब हमारे सरकार थे, उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ, तृणमूल कांग्रेस हमारे राज्य के क्षमता में आई। आप देखिएगा उस टाइम में पॉलिटिक्स का मेन चर्चा क्या था कि ये सरकार ये करना चाहिए था, ये किया, ये नहीं कर पाया। तृणमूल ने बोला आप ये बोले थे, आप ये कर नहीं पाया। तो इसके आधार पर लोगों ने वोट दिया, तृणमूल गवर्नमेंट में आया। 2016 के जो चुनाव है उसमें दो चीज़ बढ़ चढ़ के आई, एक करप्शन और एक परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये दोनों इशू था। लेकिन आफ्टर दैट, उसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिक्स का एक नया चेहरा से हमारे देश के अंदर नहीं, हमारे राज्य के अंदर में आया कि इकोनॉमी, गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, ये सब बात नहीं हो रहा है, डिविजिबल पॉलिटिक्स हो रहा है। चाहे वो देखिएगा कि तृणमूल आपने एक वो शुरू किया, ये बाहर वाला है, ये घर का है। क्या बीजेपी, उनका जो कम्युनल अप्रोच टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स वो डोमिनेट कर रहा है। लेकिन हमारे हिसाब से पॉलिटिक्स के अंदर, वोटर के अंदर जो चीज़ होना चाहिए, चर्चा का विषय होना चाहिए, वो क्या, वो तो होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के विषय पे, उसका लाइवलीहुड, जीवन जीविका की जो संग्राम, उसको सामने आना चाहिए। कृषक बिल, चाहे उसके पक्ष में हो या चाहे आप विपक्ष में हो, इसके आधार पर चर्चा होना चाहिए। देखिएगा, मैंने देखा बीजेपी ने एक क्या कार्ड बनाया कि घर घर में जाके वो बोल रहा है कि इतना लाख उन्होंने नौकरी देने का बात किया है। लेकिन मोदी जी ने जो प्रॉमिस किया तो उसका क्या हुआ, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। हमारे जो पड़ोसी जो स्टेट है त्रिपुरा, उसमें जो टीचर काम कर रहा है उसको बाहर निकाल दिया गया है। तो जिसका काम है उसको काम चला जा रहा है, पेंशन नहीं मिल रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस से हटा जा रहा है। तो इधर आके बोल रहा है कि हम नौकरी देंगे। इसके बाद आप देख लीजिए, ये हमारा ममता जी ने, उन्होंने उनका रिपोर्ट कार्ड बनाया है। बाप रे बाप, इतना झूठ कोई बोल सकता है, ये मुझे पता नहीं। बोले 1 करोड़ नौकरी हो गया, कहाँ से हो गया, कैसे होता है, कोई नहीं जानता है। ये मैंने सुना है कि जो हमारा डाटा एनालाइज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, उनको डाटा उनको पसंद आए तो ठीक है, नहीं है बोले ये सब डाटा झूठ है। तो इस तरीके से जिसके बारे में चर्चा होना चाहिए था, माइग्रेंट लेबर, उसके बारे में चर्चा होना चाहिए था। ये अपर प्राइमरी का देखिएगा, हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक वो पैनल ही कैंसिल कर दिया गया है। पीएससी लास्ट 10 साल से नहीं हो रहा है, स्कूल सर्विस कमीशन नहीं हो रहा है। ये लोग क्या बोल रहा है, ये हमने तो वैस दिया, हमने तो इमाम भत्ता दिया, हमने तो पुरोहित भत्ता दिया, हमने तो क्लब। ये एक्चुअली तो हमारा जो राज्य सरकार है वो क्या पार्टी चला रहा है या सर्कस चला रहा है, मुझे तो पता नहीं है। तो हम लोग जो बात लोगों के सामने ले आना चाहते हैं कि थोड़ा हटिए, जो मुद्दे ये तृणमूल कांग्रेस बीजेपी सेट करना चाहती है। देखिए, अमित शाह आ रहा है आके, या जेपी नड्डा जी आया आके, कोई दलित के घर चला गया, जाके खाना खाया, वो हेडलाइन, उसका 5 स्टार होटल से खाना आया कि ये आया वो आया। अच्छा, सच में एक दलित के घर जाने से हर दलित का घर में खाना पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता है। ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। और इसमें हमारा जो मूल मुद्दा है, जो लाइवलीहुड का मुद्दा है, जो एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, जो राज्य के अंदर एनार्किज्म हो रहा है। देखिएगा, पॉलिटिकल लीडर, चाहे हमारा पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी हो, चाहे तृणमूल का हो, कोई पॉलिटिकल वर्कर का मौत हो रहा है, ये क्या अच्छी निशानी है? नहीं है ना। तो ये सब मुद्दा लेकर बात होना चाहिए। रैदर ये लोग, देखिए कैसा पार्टी है हमारा दीदी का पार्टी, बिमल गुरुंग, उसको कौन कॉन्विक्ट किया, कौन एलिगेशन लाया कि ये यूपीए एक्ट में वो देशद्रोही बोला गया, उसमें मर्डर चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस लगाया। स्टेट पुलिस उसको इतना परेशान किया, वो भाग गया इधर से। 3 साल तक उनका कोई खबर ही नहीं है। फिर वो आ गया, आके वही पुलिस उनको पहरा दे रहा है। लेकिन वो जो
जिस धारा में उनको एक्यूज किया गया है वो धारा तो हटा नहीं है। तो क्या चल रहा है? ये बिमल गुरुंग और बिनोय तामांग को लेके एक नया टेंशन खड़ा कर दिया दीदी ने। पहाड़ का लोगों, पहाड़ का हित होगा, पहाड़ का तो नहीं हित होगा। तो ये सब पॉलिटिक्स से छोड़ के हम लोगों को एक कॉन्स्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में आना है। तो इस बारे में हम लोगों को चर्चा हमने शुरू किया है। आपने देखा होगा कि बिहार जैसा स्टेट में जहाँ जात पात की बात, जहाँ धर्म की बात, जहाँ ऊंचे जात नीचे जात, इसके ऊपर आधार करते हुए वोट होने का बात हमने सुना है। लेकिन इस साल उधर एम्प्लॉयमेंट की बात किया गया है, माइग्रेंट लेबर की बात किया गया है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की महीना बढ़ोतरी की बात किया गया है। ये सब इशू जो सच्ची में लोगों के हित का में आए, इसको हम लोग सामने आना चाहते हैं। दूसरी बात, हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग तृणमूल को ऊपर गुस्सा होके वो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी को देखना चाहिए। लेकिन देख लीजिए, जो तृणमूल में तो मुकुल राय था, तब यही बीजेपी ने मुकुल राय को गाली गलौज कर रहा था। सौमित्र खा, निशीथ प्रामाणिक, भारती घोष, सब्यसाची, सभी तो तृणमूल का लीडर। सिर्फ उन्होंने जार्सी बदल दिया। मैंने बोलता हूँ वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स। तो लोग खराब होने से, वो वॉशिंग मशीन के अंदर जाने से क्या अच्छा हो जाता है? तो पार्टी का आदमी से चेहरा उनका जार्सी बदल करने से तो उनका तो नियत बदल नहीं जाएगा। तो वो तो दिखा गया है, नारदा शारदा में यही सब लोग था। तो इससे हमारा देश का या हमारा राज्य का भला होगा, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, हमारा ये सोच है कि हमारा पॉलिटिक्स में एक हेरिडिटी था हम लोगों का वेस्ट बंगाल में। चाहे जिस पार्टी का हो, दूसरे पार्टी का लीडर लोग भी सम्मान करते थे। आज सच में मैं ये सोचता हूँ कि दोज पार्टी हु आर इन द पावर, उसको जो लीडर है, वो लीडर का चेहरा किसी को इंस्पायर नहीं कर रहा है। सभी सोचे लीडर ये तो करप्टेड है। ये जो नया एक बात चलता है, ये बात के ऊपर भी हम लोगों को आलोचना करना चाहिए। इस छवि को हम सभी पॉलिटिकल पार्टी को बदलना चाहिए, क्योंकि लीडर जैसा होगा वैसा ही उनका समाज बनेगा, समाज जैसा होगा वैसा ही उनका लीडर बनेगा। लीडर का खराब होने से उसका सीधा समाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और उस प्रभाव से ना आप बच सकते हैं ना हम बच सकते हैं। शंकर दा, ये बात आप जो कह रहे थे, इसी बात पर मैं आऊँगा और मैं कहूँगा, आपसे एक बात कहूँगा। आपकी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर चली है, या जिन भी मुद्दों को लेकर अब तक आंदोलन आप लोगों ने किया है, उन मुद्दों पर आपको कहीं ना कहीं सफलता मिल पाई है? देखिए, या सिर्फ आप मुद्दा लेकर चलते हैं और एक वो बोलते हैं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है, वो हालत तो नहीं है आपकी पार्टी की? देखिए, मैं ऑपोजिशन के पहले, ऑपोजिशन पार्टी हिसाब से वेस्ट बंगाल में हम लोग काम कर रहे हैं अभी, लेकिन उसके पहले मेरा, आप देख लीजिए कि पार्लियामेंट में हम लोग जब 61 हम लोगों की एमपी था, तब हमने बोला था कि सबके लिए काम, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होना चाहिए। तो उसके आधार पर 100 दिन का काम बना। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI, जो तथ्य की जो बात हम लोग करते हैं, वो आया। वनांचल बिल आया, आदिवासी जमीन के लिए बिल आया। तो ये सब तो हमारे जो सोच, हमारे जो आंदोलन, उसके हिसाब से आया। बात जब आपके मुद्दों की आती है, तो चाय बागान के जो श्रमिक हैं, उनके बारे में आप लोगों ने क्या किया? क्योंकि 30 साल का आपका शासनकाल रहा था, उस समय से लेकर आज तक स्थिति में ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? पहली बात तो ये है कि हमारे सरकार जब थी, तब उनके वॉइस के साथ साथ उनको रेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेडिकल, ये सब बहुत सारे अलाउंसेस दिया जाता था। लेकिन आज के टाइम में जो आंदोलन जॉइंट एक्शन फोरम से किया जा रहा है, उसमें बेसिक मिनिमम वेज के बारे में बात किया जा रहा है। तो आप देखिएगा कि उस टाइम में लॉकआउट के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि हमारे टाइम में इतना ज़्यादा लॉकआउट होने का
बात नहीं था। एक दूसरा बात, बहुत सारे जगह में मैं देखता रहता हूँ कि मालिक बागान छोड़ के चला जा रहा है, या बहुत सारे ऐसे बागान हैं कि उनका जो नर्सिंग इतना बुरी तरीके से हो रहा है कि वो बागान ड्राई डाउन हो जा रहा है। ये सब हमारे टाइम में इतना ज़्यादा नहीं होता था। लास्ट 2011 में मेरे हिसाब में 7 ठो बागान बंद था, लेकिन उसके बाद बहुत बागान हमारे नॉर्थ बंगाल के अंदर, चाहे डुअर्स या पहाड़ के अंदर, बंद हो गया है। तो इसके बारे में जो जॉइंट एक्शन फोरम से जो मूवमेंट किया जा रहा है, इसमें इतना तो मेरे जानकारी ये है कि स्टेट गवर्नमेंट और मालिक और लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो तालमेल बनाने का जो बात था, वो स्टेट गवर्नमेंट कभी दिल से नहीं कर रहा है। इसको भुगतना पड़ रहा है चाय बागान के जो श्रमिक लोगों को है। लेकिन एक बात आपको ये मानना पड़ेगा कि हर झंडे का रंग चाहे झंडे का अलग अलग हो, लेकिन सब एकजुट होके ये मूवमेंट कर रहा है। ये इस मूवमेंट का सबसे बड़ी सफलता है कि हमने, चाहे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की दूसरा मांगे हैं, लेकिन एक जगह में उन्होंने सब एक मत हुआ है कि बेसिक वेज देना चाहिए, और ये लड़ाई की सबसे बड़ी सफलता हम सोचते। तो इसकी सफलता किसके सिर आएगी फिर? सभी ट्रेड सभी को मिलेगा, सभी को मिलेगा। अच्छा, एक और बड़ी बात है, जो आपके जब बातें हम सारे राजनीतिक दलों की करते हैं ना, तो एक बड़ी चुभती हुई बात नजर आती है कि आपकी पार्टी बंद का समर्थन करने वाली पार्टी है। हमेशा बंद का, जो अभी लगातार 2 दिनों में भी लोगों ने देखा है, इस बंद को इम्पोज क्यों किया जाता है? बंद के अलावा और कोई विकल्प नहीं है आपके पास? बंद हम सभी लोग करते हैं, लेकिन लेफ्ट के ऊपर ये एलिगेशन दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग, हमारे जो स्ट्रगल है उसके एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर जाके हम बंद करते हैं। चाहे हमारे इस टाइम में जब बंद हुआ है 3 नवंबर से, तो उसके लिए हम लोगों को अक्टूबर महीना में हमने डिसीजन लिया। उसके बाद हमने कैंपेन किया। कैंपेन करने के बाद हमारे बंद पे कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इसके आधार के ऊपर सरकार को डिसीजन लेना चाहिए कि इसमें बहुत सारे स्पॉन्टेनिटी हो, तो इसके मतलब लोगों के अंदर ये विषय लेकर रोष हुआ है कि ये चेंज करना चाहिए, ये सब दिखा। इस बार तो हमने 7 दाबी के ऊपर बंद किया गया है। ऐसे वो हर कोई जिसके पास इनकम टैक्स फाइल नहीं हो, उनके पास महीने में 7,500 रुपया देना चाहिए। चाहे 10 kg रेशन के बारे में बात किया हो, हमारे लेबर लॉ के बारे में बात किया हो, मनरेगा के काम 200 दिन के करना चाहिए, और अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट में मनरेगा जैसा काम ये सब किया जाए। लेकिन एक बात संजय जी मेरे को बहुत दुख लगती है कि 364 दिन सालों के अंदर गरीब लोग क्या खाते हैं कोई किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन एक दिन जब हम लोग इस विषय को लेकर बंद करता है, तब सब बोलता है ये क्या खाएगा। 364 दिन लोग सोचेंगे कि गरीब लोग कैसे खाएगा, तो उस एक दिन का बंद का कोई ज़रूरत नहीं होगा। ये बात सबसे मेरी खटकती है कि उस दिन के लिए क्यों सोचा जाता है, हर दिन के क्यों नहीं सोचा जाता। सरकार सोच लीजिए, सरकार ऐसा कोई नीति खड़ा करे कि लोगों को कोई एक दिन के बंद भी ना करना पड़े। ऐसा दिन आएगा, जरूर आएगा, ये तो हम विश्वास करते हैं। तो इस बार क्या लगता है आपको, इलेक्शन में क्या, कहाँ खड़े हैं आप लोग? देखिए, मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में आप देखेंगे तो उनका जो स्ट्रेटेजी है व उनके जो हिसाब है, उसमें दिखा जाएगा कि स्टेट इलेक्शन तृणमूल और बीजेपी के अंदर ये एक बाइनरी पॉलिटिक्स का एक हिसाब से दिखा जा रहा है। लेकिन हमने बोला है कि उनका जो इशू जो दिखाया जा रहा है इशू, उस इशू और वास्तविक में ग्राउंड लेवल इशू में डिफरेंसेस है। ग्राउंड लेवल इशू में हम लोग काम कर रहे हैं
और इसी को हम एजेंडा करेंगे कि आपने जब वोट दिया है, आपने क्या सोचा है 50 रुपया आलू का केजी होगा? आपने क्या वोट देने के टाइम में सोचा है प्याज का केजी 80 रुपया होगा? आपने क्या जब वोट दिया है तब को आपको बोला गया था कि आपका बेटे का नौकरी मिला है, आपने नौकरी आपको मिला है? आपने जब वोट दिया था तब ने ये इंडस्ट्री के बारे में, हमारा तो नॉर्थ बंगाल को स्विट्जरलैंड बनाने का बात किया गया था, तो वो क्या बना? तो ये जब इशू जो सच में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? ये गाली गलौज हो रहा है। देखिए नड्डा जी आया, उनको क्या बोला कि नड्डा गड्ढा चड्डा, ऐसा बात कोई चीफ मिनिस्टर बोल सकते हैं? एक किसी भी पार्टी हो, इसके कोई हमारा बीजेपी का सभापति वो भी इतना स्टेटमेंट देता है ऐसा ऐसा खराब। ये सब स्टेटमेंट जो हो रहा है वो तो नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन उसके ऊपर चर्चा ज़्यादा हो रहा है जो असल में जो इशू मुद्दा है। तो उस मुद्दे को हम लोग जितना खड़ा कर सकेंगे उतना ही हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। ये निर्भर करेगा हमारा संगठनिक जो शक्ति है उसको हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कितना मजबूत है आपका सिलीगुड़ी में जो संगठनिक जो मंच है आपका, वो कितना मजबूत है? देखिए इस टाइम में मैंने पैंडेमिक के टाइम में, आप भी जानते हैं, बहुत से काम किए हैं हमारे पार्टी की ओर से, और मैं तो एक पार्टी का वर्कर हूँ। सारे वेस्ट बंगाल में हमारा पार्टी जो काम सरकार का करना था वो सरकार ने किया। हमने कम्युनिटी किचन बसाया, हमने जनता बाजार बसाया, हमने रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन किया, और लोगों ने एकदम बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों को सहयोग भी दिया है। तो उसमें से एक बात लोगों के सामने आया है कि ये पार्टी जब लोगों की ज़रूरत होता है वो पार्टी पास में रहता है। तो उसी हिसाब से सिलीगुड़ी में आप देख लीजिएगा, 47 वार्ड में हो या चाहे हमारे महकुमा में, जिधर भी आप जाइएगा, हमारे पार्टी का स्टूडेंट्स, यूथ, एसएफआई, डीवाईएफआई, महिला समिति हो, चाहे मैं पार्टी का वर्कर हो, चाहे जिधर हमारा ब्रांच इतना भी एक्टिव नहीं था, लेकिन ये रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये लोगों के सबसे जब ज़रूरत था उसके टाइम में उसके पास खड़ा होने का जो हम लोगों को बात है, वो खड़ा होने से एक लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया है। और उसी कॉन्फिडेंस के आधार से मैं ये भी बात आपको बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो सिलीगुड़ी महकुमा के जो 3 सीट है वो तीनों सीटों में हम लोग ही जीतेंगे। मतलब ये आपका मानना है कि ये महकुमा की तीनों सीटों को आप लोग जीतेंगे? मगर हमने सुना है पहाड़ पर आपके पास है ही नहीं, कोई जनाधार ही नहीं है आपके पास। देखिए पहाड़ के अंदर कोई सच बात बोलता है तो हमारे पार्टी बोलता है। पहाड़ के अंदर जो मैंने कहा, एक प्रोग्राम हम शायद करेंगे इस 1-2 दिन के अंदर। मैं, आप जानते हैं मेरा जीमेल आईडी है sankat.darjeeling। मैं इतना पहाड़ को प्यार करता हूँ, उधर मैंने बड़ा हुआ हूँ। हमने देखा है कि पहाड़ के लोगों के जो इमोशन है, उनका जो भावना है, उसके साथ सबने खेला है। सबने उनको ऊपर जाके बोलता है कि गोरखालैंड हो जाएगा, आप मेरे साथ रहिए। लेकिन हमारे पार्टी फ्रॉम डे 1 हमने बोला है एज ए प्रिंसिपल पॉलिसी, हम लोग चाहे वो दार्जिलिंग के विषय में हो, चाहे वो तेलंगाना की हो, चाहे वो दूसरी कोई जगह के हो, हमने हर वक्त बोला है कि स्मॉलर सेट बनाने का जो परिकल्पना है उसको हम विरोधिता करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा ये सोच है जितना स्मॉलर सेट बनेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट होगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट में होता है कि सेंटर में जो पार्टी इन पावर है वो देखा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में है। इसके हम लोग खिलाफ, ये हमारा प्रिंसिपल पॉलिसी है। मैं बंगाली स्पीकिंग हो, इसका मतलब इस वजह से हम लोग स्मॉलर सेट का विरोधिता नहीं करते हैं। हमारे पार्टी के जो नेपाली कॉमरेड है उन्होंने भी हमारे वेस्ट बंगाल को एक साथ यूनाइटेड रखने के लिए लड़ाई किया है, क्योंकि हमारा आइडियोलॉजी में स्मॉलर स्टेट का बात नहीं किया गया है। लेकिन इन लोगों का तो कोई आइडियोलॉजी की बात नहीं है। तृणमूल का देखिए कैसे विनय तमांग और विमल गुरुंग को आपस में भिड़ा दे रहा है, उनको आमने सामने कर दे रहा है। और बीजेपी तो पहले से स्मॉलर स्टेट की बात करते रहते हैं। लेकिन बीजेपी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आपने देखा इसके पहले वाला भी एमपी
उसके पहले एमपी, ये एमपी सब बाहर में जाके गोरखालैंड की बात करते हैं, संसद में जाके बोलते हैं, लेकिन बंगाल में आके नहीं बोलता है, क्योंकि मेजोरिटी कम्युनिटी जो है वेस्ट बंगाल के वो उनके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन पहाड़ में जाके बोल के बहुत सारे भाषण देते हैं, लेकिन नीचे आके वो नहीं बोलता है। ये हिपोक्रेसी छोड़ देना चाहिए, सच सच में बोलना चाहिए कि वेस्ट बंगाल की जो स्थिति अभी है वो पहाड़ और समतल मिलके ही कोई समस्या का समाधान होगा, लेकिन समतल को छोड़ के पहाड़ को कोई समस्या समाधान नहीं होगा, और उल्टी तरफ से पहाड़ को छोड़ के समतल का कोई समस्या समाधान नहीं होगा। हमारा पार्टी का तो क्लियर स्टैंड है, हमने वो कितने को समझ पाया वो तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बात है, लेकिन बात मैं अपने दिल से ही सोचता हूँ कि हमारा पार्टी नेपाली लैंग्वेज की संवैधानिक मान्यता के लिए लड़ाई किए थे। हमारे पार्टी यही सोचते हैं कि 6 शेड्यूल में और ऑटोनोमस एक बॉडी हमारे पहाड़ के 3 महकुमा लेकर हो, ऐसे ही हम लोग चाहते हैं। तो और पहाड़ और मधेश हमारे समतल एक साथ में रहो, ऐसे ही हमारा पार्टी का बात है। तृणमूल जैसा नहीं है कि कभी बोलता है कि हम राफ है टाफ है गोरखालैंड नहीं देंगे, फिर दोनों में आपस में झगड़ा, वो सब हम लोग नहीं करते। और आप बहुत सारे चर्चा हो रही है बिमल गुरुंग के बारे में। एक बात संजय जी मैं आपको बोलता हूँ, जो तृणमूल कर रहा है वो तो खराब ही कर रहा है, वो तो सभी को पता है, लेकिन ये बिमल गुरुंग का फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस पहाड़ से निकलने के बाद हुआ था जेपी नड्डा के जो लड़की का शादी हुआ उस टाइम में। तो उस टाइम में भी वो तो यूपीए एक्ट में एक्यूज था। तो एक पार्टी इन पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके इतना बड़ा नेता के घर जो एक्यूज्ड पर्सन है उनको अपीयरेंस होने से यही मतलब निकलता है कि उसके पीछे पार्टी इन पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है वो है। इसीलिए अब देख लीजिए सब इनको मैं वो तो इतना ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ, फिर भी मैं इनको उनका जो इमोशन है उसको लेके खेल रहा है तृणमूल और बीजेपी। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात कहूँगा। अक्सर एक कहा भी जाता है और ये फैक्ट भी है कि राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक पार्टियां, वो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है, चाहे वह श्याम दाम दंड भेद वाली जो नीति होती है वह होती है। तो आपको क्या लगता है कि आप लोग भी इस रेस में उसी तौर पे उतरेंगे? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ देखा है सिलीगुड़ी ने, एक तांडव देखा है, बहुत कुछ ऐसा चीज देखा है जो शायद काफी वर्षों से ऐसा नहीं हुआ था। तो क्या आप भी उस रेस का हिस्सा बनेंगे? देखिए, यही तो दुख की बात है। मैंने सबसे पहली बात ये बोला कि हमारे वेस्ट बंगाल के एक पॉलिटिकल हेरिडिटी था, पॉलिटिकल कल्चर था। वो लास्ट मैंने तृणमूल कांग्रेस जब जीता था 2011 में, मैं यही मानता हूँ कि मेजोरिटी पीपल उनको सपोर्ट किया, इसलिए जीते थे। लेकिन उसके बाद तृणमूल ने जो पॉलिटिकल कल्चर हमारे इधर खड़ा किया वो सबसे खराब है उनके हिसाब, मेरे हिसाब से उनके शासन के सबसे खराब बात यह है कि उनका पॉलिटिकल कल्चर बहुत ही बुरी है। और रही बात बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी को कहाँ आप कम आंक रहे हैं क्या? अगर आप तृणमूल की बात करें, आप बीजेपी को भी, तो अगर मैं बात करूं पिछले कुछ दिनों में जो हुआ था उसमें आप दोषी किसको मानते हैं? मैं तो उतना ये वेइंग मशीन लेके बैठा नहीं हूँ कौन ज्यादा आप किसको, लेकिन ये मैंने कभी देखा नहीं। पहले तो चीफ मिनिस्टर का फोटो फाड़ा गया है, फिर उसके बाद तृणमूल का लड़का लोग ने हमला किया, ये अच्छा नहीं है। दोनों पार्टी के हिसाब से जो पार्टी का लीडरशिप है उनको इस बारे में देखना चाहिए, क्योंकि हमारे चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, वो तो सभी का चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके फोटो के फाड़ना ये कोई अच्छी बात नहीं है। और फिर उसके ऊपर हमला होना वो भी अच्छी बात नहीं है। दोनों हम वैसे ही देखते हैं। और रही बात तृणमूल और बीजेपी, मैं तो सोचता हूँ तृणमूल तो बीजेपी का ही टीम है, वो जितना दिन रखना चाहता है वो रखेगा, जिस दिन देखेगा कि उनका ज़रूरत नहीं है तृणमूल तो बीजेपी में चला जाएगा। क्योंकि तृणमूल और बीजेपी का आइडियोलॉजिकल एनिमी है लेफ्ट। बीजेपी ये नहीं चाहता है तृणमूल सरकार में हो कोई बात नहीं, लेकिन लेफ्ट ना आए,
यही है बीजेपी का स्ट्रेटेजी। तो इसके लिए वो तृणमूल को खड़ा करके रखा है, क्योंकि बीजेपी का आइडियोलॉजी जो है वो एक्सेप्टेड वेस्ट बंगाल में अभी तक, जो मैंने 2-3 साल पहले का बात है उतना नहीं था। अब तो लोग पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद उन्होंने वोट के आधार में बहुत सारे सीट जीता है, ये सच बात है, लेकिन उनका जो आइडियोलॉजी के ऊपर बहुत सारे लोगों के उनके खिलाफ है, ये वेस्ट बंगाल का आइडियोलॉजी नहीं है। तो तृणमूल तो तब तक है जब तक बीजेपी चाहेगा, उसके बाद तो तृणमूल पार्टी वो पार्टी तो बीजेपी में ही कहीं जरूरत होगी तो आपकी पार्टी तृणमूल के साथ मिल सकती है क्या, ऐसा भी कुछ? हम लोग तो हमारा पार्टी के सेक्रेटरी ने बोला है, सेंट्रल सेक्रेटरी ने, कि बीजेपी के हराने के लिए पहले तृणमूल को हराना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के तो वो तो आइडियोलॉजिकल एनिमी है और तृणमूल है लुम्पेन पॉलिटिक्स का लीडर है। उनका आप देख लीजिएगा, लुम्पेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये उनका दल के लिए सेट होता है। वो से उस्मान लाला से शुरू करके जितना भी देखिएगा, ये सब लुम्पेन लोग अब वो पार्टी बना लिया। ये तो पार्टी नहीं है, एक कंपनी है, वो कितना दिन चलेगा मुझे पता नहीं। आपके पार्टी का अभी फिलहाल जो नेतृत्व करता है, उनके बारे में आपकी क्या सोच है, कितने सक्षम है वो? सबसे बड़ी बात है कि हम आज बुद्धदा घर जा रही थी, तो मेरा एक दोस्त ने फ़ोन किया, तो फ़ोन करके बोला कि उन्होंने कोई प्रेस मीडिया वालों ने पूछा कि उनका बिल कौन भरा है, तो बोला नहीं, उनके घर से दिया गया है। तो मेरा दोस्त ने बोला, देख এই সবটা মনে কেউ বোঝে না, মানে हाउ ऑनेस्ट दे आर। तो हमारे ये समाज के अंदर ऑनेस्टी, पार्टी के लिए प्यार, सब कुछ छोड़ के पार्टी के होल टाइमर होना, ये सब बैकडेटेड माना जाता है, लेकिन ये एक्चुअली समाज को आगे ले जा सकती है। तो मैं तो आई रियली रिस्पेक्ट एंड सैल्यूट ऑल दोस लीडर्स। वो अपने लाइफ दिया है इस सिस्टम को बदलने के लिए। हाँ, ये ओपन इकोनॉमिक सिस्टम में, लिबरलाइजेशन में, ये कंज्यूमराइजेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ हमारे अंदर, हमारे लाइफ के अंदर आया है जो पहले देखा नहीं जाता है। उसके जो इम्पैक्ट वो लीडर के ऊपर भी पड़ता है। पहले वाला लीडर और आज के वाला लीडर में भी बहुत सारे अंतर है। तो हमारे पार्टी में हम लोग फिर भी ये जो लिबरलाइजेशन के टाइम में, ओपन इकोनॉमिक सिस्टम के टाइम में हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर ना पड़े, वो कोशिश हम लोग करते हैं। हम सोचते हैं कि चलते चलते आपसे कहूँगा कि आपको कोई बड़ा दायित्व मिलने जा रहा है इस क्रम में, अभी चुनाव से पहले? मेरा तो दायित्व जैसा है वैसा ही चल रहा है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि वामपंथी विचारधारा की अगर बात करें या फिर अगर लेफ्ट की विचारधारा की बात करें, तो यह माना जाता है कि इसमें काफ़ी बुद्धिजीवी लोगों का जमावड़ा रहता है और इसके जो संचालनकर्ता होते हैं इसकी टीम के, वह भी काफ़ी बुद्धिजीवी वर्ग के ही लोग होते हैं। तो शंकर घोष भी काफ़ी एजुकेटेड पर्सन है और इनकी क्वालिफिकेशन भी काफ़ी अच्छी रही है और राजनीतिक में भी इनका स्टूडेंट लाइफ से ही इनका करियर शुरू हुआ था और आज एक मुकाम पर हैं। शंकरदा, बातों का सिलसिला लगभग ख़त्म होने को है। इस वक्त अशोकदा द्वारा जो चलाया जा रहा है आपकी उत्तर बंगाल की या सिलीगुड़ी की जो दल है इसको, तो अशोकदा कितने सक्षम है, आप क्या मानते हैं इसमें? ही इज़ आवर मेंटर, लीडर, he is able to run our organization। सबसे बड़ी बात है कि आफ्टर कोविड बहुत लोग जो इतना उनका जितना क्राइसिस आया था उसको छोड़ के उन्होंने जिस तरह से फिर से काम शुरू किया है, ये सीखने वाली बात है। हम लोग, हमारा जो लीडर के ऊपर हम भरोसा है, तो वो ये काम भी आगे बढ़ा लेंगे। धन्यवाद। शंकर घोष से हमने बात की और आज यह कोई विशेष अवसर नहीं था, लगभग एक चर्चा थी, हमारे जहन में आया कि कुछ बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट को लोग भूले नहीं हैं ऐसा हमें भी लगा और लोग इस बारे में भी जानना चाहते थे कि लेफ्ट की मानसिकता क्या है,
क्या लेफ्ट सोच रही है या राइट सोच रही है, इस बारे में क्या है, तो हमें शंकर घोष की याद आई। हमने इनसे संपर्क चाहूँगा कि इसी तरह आप हमें अपना प्यार और अपनी जो भावनाएं हैं वो हमारे तक पहुंचाते रहें। तब तक देखते रहिए हर समय खबर समय। नमस्कार।